गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा विद्यार्थियों की परेशानी जो होती है लेखांकन समीकरण में उपार्जित अनुपार्जित। यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होती है, बच्चे समझ नहीं पाते कि ये कैसे हल करें। तो ऐसा मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ और क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न व्यवहारों से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। अक्सर करके इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। देखिए पहला क्वेश्चन जो है कि व्यवसाय रोकड़ द्वारा प्रारंभ किया। यहाँ पे देखिए प्रारंभ किया की प्रविष्टि है। दूसरा माल उधार खरीदा, उधार खरीदने की है। तीसरा किराया प्राप्त किया इन्होंने। चौथा है उपार्जित किराया और अग्रिम ब्याज प्राप्त। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अग्रिम, यानी इसे हम बोलते हैं अनुपार्जित। अनुपार्जित का अर्थ यह है कि जो हमें प्राप्त अर्थात ये दायित्व बन जाता है। अनुपार्जित का अर्थ सीधा सीधा यही है कि हमने जिसकी सेवाएं तो नहीं ली है लेकिन जिसका हमें भुगतान प्राप्त हो गया, हमें जिसका पैसा मिल गया, जो पैसा मिल चुका है। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्यवसाय रोकड़ द्वारा प्रारंभ किया, तो यहाँ पर हम व्यवहार में पहला लिखेंगे रोकड़ द्वारा व्यापार प्रारंभ। व्यापार प्रारंभ किया और यह लिखने के बाद में देखिए आप यहाँ पे संपत्ति जितनी होगी उतना ही दायित्व तो होगा। जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो व्यापार प्रारंभ करते हैं तो यह मालिक है और यह मालिक अलग होता है और यह व्यापार जहाँ पे हमारा दुकान है या बिजनेस है वो अलग होता है। तो व्यापार जब प्रारंभ करता है तो यह व्यक्ति जो मालिक होता है, यह मालिक क्या काम करता है, पैसे लगाता है इस बिजनेस में, अर्थात यह मालिक का पैसा बिजनेस में जाता है। तो व्यापार में रोकड़ आती है और यह बिजनेस से कभी ना कभी वापस लेता है, इसलिए यह रोकड़ इस बिजनेसमैन के लिए पूंजी बन जाती है। इसे हम पूंजी के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि व्यापार में रोकड़ आएगी और यहाँ से यह पूंजी के रूप में जाएगी। अर्थात हम देखते हैं यहाँ पर कि संपत्ति के रूप में हमारे पास रोकड़ प्राप्त हो रही है और दायित्व के रूप में इसे हम पूंजी के रूप में कभी ना कभी वापस करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जब व्यापार प्रारंभ किया जाता है तो व्यापार में रोकड़ आती है। तो यहाँ पर भी हम वही नियम लगा देंगे, 40,000 रोकड़ आ जाएगी और पूंजी के रूप में जब भी व्यापार हम समाप्त करेंगे उस समय हमें वापस करना पड़ेगा, जितनी रोकड़ लगाए हैं उतनी या व्यापार में जितनी होगी उतनी। इसलिए व्यापार प्रारंभ करने पर दो प्रवृत्ति प्रभावित होती है, दो पक्ष होते हैं। दोनों पक्ष में संपत्ति और दायित्व के दोनों पक्ष उतने ही से बैलेंस कर दिए जाते हैं। यह बैलेंस करना ही लेखांकन समीकरण कहलाता है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे उधार माल खरीदा। हम भी लिख देते हैं उधार जो माल है वह खरीदा है और उधार माल खरीदा। तो क्या होगा, आप समझ गए होंगे कि हमारे पास क्या आएगा, माल आएगा। उस माल को हम स्टॉक में रखते हैं, अर्थात माल के नाम से ना लिखकर इसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कहते हैं। स्टॉक हमारे पास आएगा लेकिन रोकड़ से इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि उधार खरीदा है। और जब उधार खरीदेगा तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि उधार खरीदने पर रोकड़ हमारी नहीं जाएगी, इसलिए रोकड़ पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन आप सीधा सीधा समझेंगे कि स्टॉक यानी माल हमारे पास आएगा। कितने रुपए का, 20,000 का यहाँ पे हमारे पास माल आ जाएगा और इस 20,000 रुपए का माल हमने लिख दिए। लेकिन पूंजी क्या बढ़ेगी या कम होगी, पूंजी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आप पूंजी का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन आप समझते हैं कि जब उधार माल खरीदा है, उधार माल खरीदने के कारण इसे जिस व्यक्ति से हमने खरीदा है उसे कभी ना कभी तो हमें पैसे देने होंगे, अर्थात वो हमारे लिए लेने वाला एक व्यक्ति तैयार हो गया है। इसीलिए जो लेगा वह हमारे लिए लेनदार है। एक हमारा दायित्व उत्पन्न हो चुका है, वह लेनदार कहलाएगा और लेनदार जितना माल आया है उतने रुपए के लेनदार हमारे पास उत्पन्न हो चुके हैं। अब देखिए इसे हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं, संतुलित करते हैं और हमारे पास समीकरण बनकर तैयार होगा और दोनों पक्षों का योग जितना
संपत्ति उतना ही दायित्व होना चाहिए। तो रोकड़ हमारे पास यहाँ पर 40,000 आ गई है, जोड़ने पर स्टॉक हमारे पास 20,000 का हो गया है। इसी प्रकार देखिए पूंजी हमारे पास 40,000 रुपए की है और लेनदार हमारे पास 20,000 रुपए के हैं। 40 और 20 60, 40 और 20 60, अर्थात हमारा ये समीकरण एकदम सही यहाँ तक बन गया है। आगे की प्रविष्टि देखते हैं, किराया प्राप्त। अब जो किराया है वो प्राप्त है तो हम लिखते हैं किराया प्राप्त होगा। और प्राप्त होगा तो क्या होगा, किराया जब मिलेगा तो किराया जो देता है तो नगद के रूप में हमें प्राप्त होता है। कितने रुपए का प्राप्त हुआ है, 2,000 रुपए का किराया प्राप्त हुआ, अर्थात रोकड़ हमारे पास तिजोरी में 2,000 रुपए की आएगी। स्टॉक का इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप एक बात समझते हैं कि पूंजी जो किराया मिलेगा वो मालिक को मिलता है और मालिक का जो भी पैसा है वह पूंजी कहलाता है, इसलिए यह किराया को भी हम पूंजी में ही जोड़ देंगे और लेनदार पर कोई प्रभाव इसका नहीं होगा। इस प्रकार लेखांकन जो समीकरण है यह अब पुनः हम इसे संतुलित करते हैं, इस समीकरण का मिलान करते हैं और देखिए समीकरण यहाँ पर तैयार होके आया। दोनों पक्षों का योग एक जैसा होना चाहिए तो समीकरण बनेगा 40 और 2 42,000 हमारी तिजोरी में रोकड़ हो जाएगी। धन स्टॉक में हमारे पास 20,000 का माल यहाँ पे रखा हुआ है। इसी प्रकार आप देखिए पूंजी हमारी बढ़कर 42,000 हो गई है और हमारे पास लेनदार जो हैं वह भी 20,000 रुपए के हैं। 42 और 20 62,000, 42 और 20 62,000, दोनों तरफ का योग एक जैसा मिल गया है, अर्थात हमारा लेखांकन समीकरण यहाँ पे संतुलित है। आगे प्रविष्टि हम देखते हैं, उपार्जित किराया। किराया उपार्जित हुआ अर्थात हमें प्राप्त हो गया है। तो उपार्जित किराया जो होगा तो यह उपार्जित किराया हमारे लिए संपत्ति मानी जाएगी और जो संपत्ति मानी जाएगी इसलिए हम यहाँ पर इसे उपार्जित किराया के नाम से लिख देंगे क्योंकि यह हमारी संपत्ति है उपार्जित। अब देखिए उपार्जित होगा तो यहाँ पर सीधा सीधा रोकड़ पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि यह प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे उपार्जित कहा गया है। अच्छा, स्टॉक में भी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उपार्जित के रूप में आप देखिए यहाँ पर कितना रुपए उपार्जित हुआ, किराया 1,000, तो हम किराए के 1,000 रुपए उपार्जित के रूप में लिख देंगे। और पूंजी यह हमें पूंजी के रूप में प्राप्त होगा, उपार्जित है किराया इसीलिए यह पूंजी में वृद्धि कर देगा। 1,000 रुपए धन हमारे लेनदार जो 20,000 के हैं वह 20,000 के ही रहेंगे। अब पुनः यह उपार्जित है अर्थात हमें मिलेगा, लेकिन पूंजी में हमने जोड़ दिया क्योंकि यह हमारे लिए एक मालिक का पैसा यहाँ से बढ़ जाएगा, इसलिए हमने जोड़ दिया इसे। उपार्जित के बाद हम लेखांकन समीकरण का मिलान करते हैं और जो समीकरण है वह संतुलित होना चाहिए। देखिए 42,000 रुपये हमारी तिजोरी में रोकड़ हो जाती है, धन स्टॉक हमारे पास 20,000 का हो जाता है। इसी प्रकार उपार्जित 1,000 रुपये हमारे पास उपार्जित के रूप में हो जाते हैं और 43,000 हमारे पास पूंजी हो जाएगी और 40,000 यहाँ पर लेनदार पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, हमने ये धोखे से लिख दिया था। अर्थात हमारे पास यहाँ पर देखिए आप 20,000 ही यहाँ पर लेनदार रहेंगे। इसके बाद अग्रिम ब्याज प्राप्त, हम अगली प्रविष्टि लेते हैं, अग्रिम ब्याज प्राप्त की। और जो अग्रिम मिला है यानी यह अनुपार्जित कहलाता है, अनुपार्जित। और जो अनुपार्जित है यह हमारे लिए दायित्व होता है, लेकिन यह ब्याज हमें प्राप्त हो चुका है, अर्थात इस ब्याज को हम रोकड़ में यहाँ जोड़ लेंगे, लेकिन इसकी अभी सेवाएं नहीं दी गई है, इसीलिए यह अनुपार्जित के नाम से दायित्व कहलाएगा। अनुपार्जित कहेंगे हम इसे, और यह दायित्व है इसलिए हमने दायित्व पक्ष में लिख दिया। तो इसका माल पर कोई प्रभाव नहीं होगा, उपार्जित पर नहीं होगा, पूंजी पर नहीं होगा, लेनदार पर नहीं होगा, लेकिन अनुपार्जित के नाम से हम 1,500 रुपये यहाँ लिख देंगे अनुपार्जित के नीचे और योग मिलान कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अनुपार्जित है 42 और 43,500 रोकड़ है हमारी तिजोरी में, 20,000 का
माल रखा हुआ है और 1000 रुपये उपार्जित के है। इसी प्रकार 43,000 रुपये हम पूंजी है, 20,000 रुपये हमारे पास लेनदार है 20,000 के और 1,500 रुपये अनुपार्जित के है। इस प्रकार यदि हम दोनों पक्षों का योग करके देखते हैं, यहाँ पर देखिए 43 और 20 दोनों को जोड़ते हैं, 43 और 1 44, 44 और 20 64,500 डेबिट यानी संपत्ति का योग 43 और 20 60 63 64,500 रुपये दायित्व का योग। इस प्रकार यह लेखांकन समीकरण संतुलित हो गया। आपको समझ में आया होगा कि लेखांकन समीकरण किस प्रकार से तैयार करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें। यदि और भी कुछ वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन और पूछना है तो आप कमेंट करें और हमें बताएं, हम वो उस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाएंगे और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए